ये जो फेस पैक है ना, जिसकी आप हर बार पूछते हैं कि आप कैसे बनाते हो, और मैं ऑलमोस्ट हर चौथे या पांचवें व्लॉग में इसको शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैं इसमें डालती हूँ। ये इतना चमत्कारी है, मतलब मैं क्यों ही तारीफ़ करूँगी किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा, जब तक मैं उसको मतलब उसमें मुझे खुद कुछ बात नहीं दिखती। मैं इसे खुद लगाती हूँ फ्रेंड्स। मैं खुद केयरलेसनेस कई बार कर देती हूँ, हफ्ते में 2 बार का मतलब जैसे रहता है कि लगा लेना चाहिए फेस पैक, वो मैं नहीं कर पाती कई बार, और कई बार कर भी लेती हूँ। तो उसके विजिबल रिजल्ट्स मुझे दिखते हैं सीरियसली। कोई टैनिंग हो या किसी भी तरीके का आप कह सकते हो, जो लेयर एक काली सी जम जाती है हमारी स्किन के ऊपर, उसको ये परत दर परत हटाता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप 40 के पार पहुंचने वाले हैं या लेट 30s में है ना, तो आपको ये फेस पैक बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा। रेसिपी यानी कि इसकी जो विधि है वो मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बस नई चीज़ और ऐड करी है, वो है चावल का आटा। अदरवाइज़ जो इसका बेसिक है, जो मैं हमेशा डालती हूँ, वो है बेसन, हल्दी, थोड़ा सा शहद, नींबू का रस और दही। बस इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। इस बार मैंने चावल का आटा थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा केयरलेसनेस बीच में मैंने करी, और टैन बहुत ज़बरदस्त मेरे हाथों में हो गया है। और थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा रखी है इस बार, क्योंकि मैं इसे अपने हाथों में भी अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि मतलब आप बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया अपनी स्किन के लिए आज तक, और अगर आप चाहते हो कि आपको ये फेस पैक फ़ायदा करे, तो आप इसको लगातार 4 दिन 5 दिन लगा के देखो। और लगाने के बाद 1 घंटा के अराउंड, सॉरी आधा घंटा कम से कम इसको रखें, और कोशिश करें कि बातचीत ना करें। और बाद में जब आपका ये फेस पैक सूख जाए तो आप इसको बिल्कुल सादे पानी से धो लो, और चेहरे को साबुन से ना धोएं। लगाने से पहले चेहरा आपका साफ़ करके जो फेस वॉश है उससे धोएं, और उसके बाद लगाएं इसको। पहली चीज़। दूसरा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको गाढ़ा रखना है, क्योंकि आजकल वैसे ही पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो पतला रखोगे ना तो ये पूरा बहने लगेगा आपका। थोड़ा थिक रहती है लेयर तो ज़्यादा असर करती है, और बहता नहीं है पसीने के साथ। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दही का जो इसमें काम है ना, वो थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी को ओके करना है। यहाँ पे मैंने दही अच्छा खासा डाला था, फिर भी मुझे थिक लग रहा था ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया है, जिससे कि ये मैं इसको लगाने लायक इसमें बेसन और चावल का आटा, ये मैं आपको बताऊँ तो आप इसका जो रेशियो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने जो डाला है, 3 चम्मच बेसन डाला है और 2 चम्मच चावल का आटा डाला है। थोड़ा सा मतलब अराउंड आप कह सकते हो कि 1/4 चम्मच इसमें डाली है मैंने हल्दी, और आधा चम्मच के अराउंड इसमें शहद गया है। दही कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालना है, और ज़रूरत के हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। पानी नहीं मिलाना चाहते, पूरा का पूरा पेस्ट दही से भी रेडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छे से मिलाएंगे, बढ़िया से को बड़ी फेंट लेंगे, और कोशिश ये करिएगा कि लगाने से पहले जब आप इसको बनाएं ना, तो बनाने के बाद इसको कुछ सेकंड के लिए, मतलब 2-3 मिनट के लिए रख दें, जिससे कि अच्छे से भीग जाए बेसन और चावल का आटा जो है, उसके बाद अप्लाई करें। और अगर तुरंत लगा के भी बना के भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे चेहरा तो धोना ही है, तो आप ब्रश करने और चेहरा धोने से पहले इस फेस पैक को बना के रेडी कर लें। जब तक आप चेहरा धोओगे ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, मतलब जो बेसन है वो भीग जाएगा अच्छे से, चावल का आटा वगैरह। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लो। बस इसको थिक रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं जो वो होता है अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, शहद, ये भूल गई थी डालना, हाँ तो अभी मैंने इसको डाला है यहाँ पे। अच्छा, आज जो है मुझे टहलने भी जाना था, वॉक पे भी जाना था। यूजुअली होता ही है कि जिस दिन मैं घूमने की छुट्टी करती हूँ उसी दिन फेस पैक लगा पाती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मैंने बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस करी है इस बीच में, और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा आज जल्दी काम निपटाया, मतलब पोछा झाड़ू लगाने के बाद ये फेस पैक बनाया, चेहरा धो के इसको अप्लाई किया। आधा घंटा इसको मैं लेके बैठी रही, इतनी देर में मैंने अपनी वीडियोज़ का काम किया। उसके बाद फिर मैंने अपना मतलब चेहरा धो लिया है, और उसके बाद मैं ये खा रही हूँ अपनी लीची। तो जाने से पहले फल खाने का जो मेरा है एक अपना सिस्टम बना हुआ, वो मेरा बरकरार है। और सुबह सुबह सही बताऊँ आपको, अगर आप टहलने जाते हो या नहीं जाते, या घर में ही कुछ भी वर्कआउट आप कर रहे हो ना, तो चाय पीना छोड़ के कुछ भी सीजनल फल खाना शुरू करें। इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है ना, ऐसा लगता है कि फल खाने के बाद कि क्या फालतू चीज़ों के चक्कर में हम पड़े थे, चाय वाय के। मतलब जो किक स्टार्ट आपको चाय देती थी, उससे कहीं ज़्यादा रिफ़्रेशिंग किक आपको मिलेगा मॉर्निंग का, और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, फल खाने का बेस्ट वे होता है और बेस्ट तरीका मॉर्निंग का ही होता है। ख़ासतौर से ना, अगर आपको कोई वैसे भी, जैसे अगर आपको किसी ऐसी कोई चीज़ है जो आपके शरीर में कम है, और आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की कमी अक्सर रहती है, तो उसका कंजम्पशन ना मॉर्निंग में करा करो। क्योंकि सुबह के टाइम पे जो चीज़ें हम खाते हैं निहार पेट, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। और अगर आपने उसके बाद कोई भी वर्कआउट कर लिया, या आप टहलने चले गए, या जो भी आपका तरीका है मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का, वो कर लिया ना, तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपने चीज़ डाली थी वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई।
उसके बाद भले ही आप टहल के आके या एक्सरसाइज करने के बाद आधे पौने घंटे बाद चाय पी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, यह है कि अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ जो चाय पीने की आदत है ना, उसे मतलब बहुत ही फालतू की आदत है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, उसके बाद ना मैंने नाश्ता खाना कुछ भी आज शेयर नहीं किया है आपके साथ। अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस अपने, और ऑफिस जा नहीं रही हूँ एक्चुअली, वापस आ रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आपको नाश्ते में बताऊँ तो नाश्ते में वर्मिसली बनी थी, जिसको हम जवे बोलते हैं, और खाने में सिंपल अरहर की दाल और चावल बने हैं। तो उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा शेयर करने का था नहीं, और अगर मतलब आगे इतनी सारी चीज़ें हैं शेयर करने की कि मैं सब चीज़ें ऐड करती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता। तो 2-3 रेसिपीज़ मैंने आगे शेयर करी हैं, इसीलिए जो है मैंने फिर वो वाला पार्ट स्किप कर दिया। तो जब मैं घर पहुंची थी, पहली चीज़ तो जो मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है वो है ये जो पाउच मैंने स्टिच करने के लिए कट करके रखा हुआ था। इनफैक्ट कट करने के बाद भी मैंने इसमें काफ़ी काम कर लिया था, लेकिन ये रह गया था इसका काम होना। एक तो मुझे इसमें वाइट कलर की जो लेस आती है ना कॉटन वाली, उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए भी अटका हुआ था। फाइनली जब मैं इसको लेके आ गई और ज़िप वगैरह तो मेरे पास रखी हुई थी, तो फिर मैंने इसको वापस से कंटिन्यू किया। तो थोड़ी देर के लिए ही मैं इसमें बैठी, ज़्यादा देर नहीं बैठी। अच्छा, यहाँ पे ना सुमन लता जी पूछ रहे थे कि आपके लिंक वो मांग रहे थे जो स्पाइस जार है उनका। देखिए, वो सब कुछ लोकल शॉप से खरीदे हुए हैं और बहुत ही सिंपल से हैं, कुछ भी उनमें ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। नॉर्मल प्लास्टिक के डिब्बे हैं, लेकिन हाँ, प्लास्टिक जो लिया है, मतलब आप भी, मतलब मैं आपसे भी बोलूँगी कि प्लास्टिक जब भी आप चूज़ करो ना, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करो, क्योंकि लॉन्ग रन में प्लास्टिक देखो नुकसान तो देता है, लेकिन हर चीज़ को हम कांच की बोतल में भर के रखें या स्टील के डिब्बे लेके आएँ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी ओके होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल से जार है, लोकल शॉप से ही खरीदे हैं। साथ ही वो फुटवेयर्स के बारे में भी पूछ रही थी, तो एक भी ऐसा फुटवेयर मेरे पास नहीं है जो मैंने ऑनलाइन खरीदा हो, सब कुछ लोकल दुकानों से ही खरीदे हुए हैं, तो उसका भी मैं आपको लिंक विंक कुछ दे नहीं पाऊँगी। आगे वीडियो में मैंने 2 रेसिपीज़ फ्रेंड्स शेयर करी हैं, जिसमें से एक तो ऐसी है जो कि मैंने रिपीटेटिवली बहुत बार शेयर करी है, जो कि है परवल की नमकीन, या जिसको मुरमुरे की नमकीन भी कहते हैं, वो है। और दूसरी है बेसन की सब्जी, जैसे गट्टे की सब्जी बनती है ना, समथिंग लाइक दैट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो वो मैं आपको थोड़ा सा ना चलते फिरते बताती रहूँगी यहाँ पे। तो ये जो नमकीन है, क्योंकि मतलब जब भी मैं हमेशा वीडियोस डालती हूँ और रेसिपी आपको नहीं बताती ना, तो हर बार यही आता है कि आपने रेसिपी नहीं बताई, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि बस ये जो नमकीन है उसके बारे में। कढ़ाई ली है मैंने, जो भी आपके पास मोटे पेंदे की कढ़ाई हो वो ले लेना। सरसों का तेल हल्का सा लिए, मतलब नाम मात्र का तेल लेना है। उसमें ये जो कड़ी पत्ते हैं ये डालने हैं, अच्छे से छौंक लगाना है, मतलब कड़ी पत्तों का। कड़ी पत्ते धुले हुए और पोंछ के रखे हुए थे मैंने, तो जिससे कि वो पानी की चटर पटर ना हो तेल में, और ये जल्दी क्रिस्पी हो जाए इसलिए। और इसको तेल में थोड़ी देर के लिए धीमी आंच में छोड़ना है, कड़ी पत्तों को चलाते रहना है, क्योंकि ये मतलब पत्ते हैं ना, बहुत जल्दी जलते हैं। और जैसे ही थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये धीमी आंच में मैंने सेकने के लिए रखे हैं, थोड़े से करारे हो जाए। उधर मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो बेसन लिया है मैंने, नॉर्मल बेसन है ये, जो हम कढ़ी के लिए यूज़ करते हैं, उसको लिया है। और इसमें हम मतलब थोड़ा सा नमक डाल के और पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत रनी सा पेस्ट बनाना है, गाढ़ा पकौड़ी वाला पेस्ट नहीं बनाना है। तो वो मैं आपके साथ आगे चलते फिरते शेयर कर लूँगी। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो करी पत्ते हैं वो सिक रहे हैं, और इससे पहले मैं जो मूंगफली होती है वो सेक के लास्ट डे रख चुकी हूँ, तो वो इस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। मतलब वही मैं आपको ओरली बताऊँ तो थोड़े से सरसों के तेल में थोड़ा सा उसको तेज़ गरम करके उसमें मूंगफली के जो कच्चे दाने होते हैं वो रखे थे, और उसको सेका धीमी आंच में। थोड़ा सा मूंगफली के दानों को सेकने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वो करारे जल्दी नहीं होते हैं। तो बस वो मैंने चलते फिरते ऐसे, जब मैं किचन में काम करती रहती हूँ ना, ऐसे चीज़ें को मैं तब करती हूँ जब मेरे किचन में और भी काम होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली उसी के लिए खड़े ना रहना पड़े मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। तो मूँगफली मैं सेक के रख चुकी हूँ। वो सिकी हुई मूंगफली इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि वो सिक चुकी है, तो उसका यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है। कड़ी पत्ते सिक गए, बीच में थोड़ी सी जगह बना के मैंने हल्की सी हल्दी ऐड करी है, जिससे कि वो भुन जाए, बढ़िया सा रंग आ जाए, लेकिन जले ना। फ्लेम मेरी उस वक्त बंद थी, थोड़ा सा गर्म गुनगुना सा तेल था, उसमें मैंने हल्दी डाली थी। और जब वो हल्दी थोड़ी सी पक गई, फटाफट से मैंने यहाँ पे जो मुरमुरे हैं वो ऐड कर दिए। फ्लेम यहाँ पे दोबारा से ऑन करी। अब हम यहाँ पे धीमी आंच में मुरमुरों को चलाते रहेंगे, सेकते रहेंगे। बहुत जल्दी जलते हैं ये, तो इसको छोड़ के इधर उधर जाने की गलती नहीं करनी है कि हम ये सोच के छोड़ दें कि धीमी आंच में सेकते रहेंगे। बहुत ही जल्दी जलते हैं ये। बस इसको बस सेकते रहना है, सेकते रहना है। और जैसे ही करारे हो जाएं, छन छन की आवाज़ आने लगती है, आप खा के देख सकते हो, एक आध दाना मुँह में डाल के देख सकते हो, तो समझ लो कि ये हो गए।
कड़ी पत्ता थोड़ा हमने पहले सेक लिया था, थोड़ा ये मुरमुरों के साथ सेक के करारा हो जाता है। एंड में हम यहाँ पे मूंगफली जो हमने सेक के रखी थी वो डाल देंगे, और गरम गरम में ही, गरम गरम नमकीन में ही हम यहाँ पे जो भी आपको मसाले फ्लेवर जो भी पसंद है वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली बस नमक डालूंगी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। नमक संभाल के डालना है क्योंकि जो मुरमुरे होते हैं वो हल्के से नमकीन होते हैं, तो थोड़ा सा भी गलती हुई नमक डालने में ना तो सारा का सारा जो स्वाद है वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा नमक हो जाएगा। बस इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। गरम गरम रहती है ना नमकीन, तो आप जो भी स्पाइसेस ऐड करते हैं वो इसमें चिपक जाता है। ठंडी हुई नमकीन और उसके बाद आपने ये डाला नमक वगैरह ना, तो वो नीचे तली में जाके बैठ जाएगा और मतलब अच्छे से कोट नहीं होता है नमकीन के ऊपर। तो बस ये बन गई रेसिपी। ठंडा करके इसको हम किसी भी डब्बे में भर लेंगे जो कि थोड़ा सा एयर टाइट हो, और बढ़िया नमकीन मतलब अच्छी टाइम पास नमकीन जो कहते हैं ना वो है ये। और हम लोग तो इसको ऐसे नहीं खाते जैसे कोई रसी वाली सब्जी बनती है उसमें डाल के खाते हैं, मतलब नॉर्मल खाना खाने के साथ ही थोड़ी सी नमकीन डाल ली, उस तरीके से खाया जाता है। तो ये एक चलते फिरते वाला स्नैक है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ बेसन वाली सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो छोटी वाली जो लोहे की कढ़ाई है जिसके बारे में प्रश्न आते हैं, ये वो कढ़ाई है। और देखिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने साफ़ करके रखी हुई है। इसमें अभी कुछ दिन पहले इसमें मेरी जो ननद है उन्होंने आम की लौंजी बनाई थी, तो जस्ट क्योंकि इसमें खट्टी चीज़ बनी थी ना तो कढ़ाई वैसे ही चमक गई है। कुछ खट्टा बनाओ ना, कढ़ी बना लो अगर लोहे की कढ़ाई में, तो कढ़ाई और ज़्यादा साफ़ हो जाती है। बिल्कुल भी ना इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप लोहे की कढ़ाई लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल बिना सोचे, बिना किसी सेकंड थॉट के लीजिए। लो मेंटेनेंस कढ़ाई है, कुछ नहीं चाहिए होता है इसमें, बस आपको रगड़ के साफ़ करना होता है। लोहा है, थोड़ा जंग लगने की दिक्कत होती है, तो उससे बस आप सिंपल सोल्यूशन है कि आप जब इसको धोएं, मतलब जो स्टील वाला स्क्रबर होता है ना उससे धोना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत लगेगी रगड़ने में। धोएं तो उस वक्त आप इसको पोंछ के रखिए, या आप इसको लो फ्लेम में रख के इसका जो मॉइस्चर है पानी उसे सुखा के तब रखोगे, तो ये बिल्कुल आप जब सेकंड टाइम यूज़ करोगे तो ये आपको चमचमाती भी मिलेगी। मैं तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैं सिंपली धो के रख देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है हल्का फुल्का इसमें जो ऑरेंज कलर का रस्ट सा आ जाता है वो मुझे दिखता है, तो मैं फिर कढ़ाई को फटाफट से धो के जो बनाना होता है उसी वक्त बना लेती हूँ। मतलब इतना टाइम नहीं लगाती कि मैं धोऊँ फिर पोंछूँ ये सब। तो लो मेंटेनेंस कढ़ाई है, आयरन हल्के हल्के जो है पेट में जाता रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है नॉन स्टिक से बचे रहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको ये साथ रेसिपी शेयर करी थी। तो ये कढ़ाई जो है ना इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है सरसों का, उसको थोड़ा सा उड़ा लिया, उसको खूब धुआं। उसके बाद मैंने इसमें वो डाला है ज़ीरा, और ये जो बैटर बनाया था बेसन का जो कि मैंने भिगो के रख दिया था, अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। तो ये देखिए बेसन की जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल रनी है, बिल्कुल पानी जैसा पतला बेसन लिया है मैंने। और इसमें हमें कुछ भी इनो वीनो या सोडा फोडा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही जो पकौड़ियाँ बनेंगी बहुत गज़ब की बनती हैं, क्योंकि बेसन और पानी बिल्कुल हमने बहुत पतला लिया, मतलब गाढ़ा नहीं है बेसन। बस अब यहाँ पे क्या करना है ना, इसको जो हमने ऑयल में डाला है इसको बस फटाफट चलाते रहना है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हिलाना है खूब जल्दी जल्दी हिलाते रहना है, और धीरे धीरे ये बेसन जो है इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठे होकर एक डो का फॉर्म ले लेगा। और यहाँ पे अगर आपकी सही बताऊँ नॉन स्टिक कढ़ाई होती है तो बहुत आराम रहता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल चिपकता नहीं है। लेकिन ये लोहे की कढ़ाई है तो इसमें थोड़ा सा चिपकेगा, बाद में हमें कढ़ाई को धोना भी पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तेल का यूज़ किया है। अगर आप तेल नहीं डालना चाहते हो ना तो भी ये बेसन इजीली यहाँ पे आप पका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि तब बेसन चिपकेगा बहुत कढ़ाई में, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया था। जब वो बेसन इकट्ठा हो जाए ना, या तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप उसको चलाते रहिए वो पक ही जाएगा। नहीं आप इतना मेहनत करने चाहते, बीच में ढक के रख दीजिए, अपने इधर उधर के काम कर लीजिए, बस मेक श्योर कीजिएगा कि वो जले ना। इधर मैंने एक स्टील की कढ़ाई ली है, थाली ली थी, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के उसको ग्रीस करके रख लिया, क्योंकि इस बेसन को हमें जमाना है। और यहाँ पे मैंने जो वो केटल में पानी गर्म करने के लिए रखा था, वो मेरी जो मदर इन लॉ है उनको शाम को गर्म पानी की थैली चाहिए होती है सेकने के लिए अपने हाथ पैर घुटने वगैरह, तो वो उनको दे आई मैं। और ये मैंने उल्टा करके रख दिया, इधर आटा लगा दिया, मतलब चलते फिरते बेसन भी मैं हिलाती जा रही हूँ और इधर उधर के काम भी करती जा रही हूँ। फाइनली जो बेसन है जब वो कुक हो जाता है तो उसकी क्या पहचान है, यहाँ पे बेसन देखिए कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पक जाना चाहिए। इसकी पहचान क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे खूब उसको घुमाते फिराते, देखिए तेल लगाया था ना, इस वजह से बेसन इतना चिपक नहीं रहा है। अगर तेल नहीं डालती तो बेसन चिपकता बहुत। फिर मैंने उसको थोड़ा सा हिलाया, ढक के रख दिया। इधर जो नमकीन थी ये ठंडी हो गई थी, तो इसको मैं खाली कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर ये कहीं वो ना हो जाए, क्या मतलब थोड़ी सी सौगी सी ना हो जाए, उसका जो क्रंच है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। हवा लगती है, आजकल गर्मी है, मॉइस्चर तो बहुत जल्दी जो करारी चीज़ें हैं वो वैसी हो जाती हैं। तो इसको मैंने भर के रख लिया। अब इधर जो था ना ये बेसन इतने में पक चुका था, एक दो बार मैंने इसको और हिलाया, और अब मैं इसको गरम गरम लेके कढ़ाई, ये जो थाली थी ग्रीस की हुई, इसमें फैला दूँगी।
और बस अब यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका जो मैं कह रही थी ना पहचान बताऊंगी। तो थोड़ा सा बेसन जो है ना आप अपने हाथ में लेके देखेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, इस तरीके से इकट्ठा बॉल सी बन जाएगी। अगर यहाँ पे कच्चा होता ना तो बेसन आपकी उंगलियों में चिपक जाता, ठीक है। लेकिन ये कुक हो गया है इसलिए चिपकेगा नहीं, इकट्ठा हो जाएगा, एक बॉल की फॉर्म ले लेगा। तो आप समझ जाओ कि ये बेसन अच्छे से पक गया है। अब इसमें जो भी खुरचन वुरचन लगी हुई है ना सब डाल देंगे इसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। वो जो ग्रेवी होती है ना उसको थिक करने का काम करता है बढ़िया करके, तो हटाना कुछ भी नहीं है, फेंकना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप गीला हाथ जो है हथेली में पानी का हाथ लगा के इसको फैला सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ मेरी तरह नाजुक हैं जलते हैं तो इस तरीके से आप कटोरी की हेल्प ले लो। कटोरी का जो पेंदी है उसको मैंने पानी में डिप किया और इस तरीके से मैं इसे फैला रही हूँ। अगर आपको इसको इसी वक्त कट कर लेंगे बर्फ़ी के शेप में तब भी बहुत इजीली कट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा ठंडा होने के बाद कट करेंगे तो थोड़ा इजीली कट हो जाएगा, मतलब कटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे छोटे पीस कट करने हैं इसके, बहुत बड़े पीस नहीं कट करेंगे क्योंकि अभी हम इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ी होगी। उसके बाद फिर हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये और फूलती हैं, इसलिए इसको बहुत छोटा छोटा साइज़ में कट करना है। और शेप आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो बहुत इजीली देखिए कट हो जाएगा। नॉर्मल जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च का आप जो जैसा पेस्ट सब्जी के लिए बनाते हो वो बनाएं, और वही अपनी ग्रेवी जो बिल्कुल नॉर्मल वाली ग्रेवी होती है उसको बनाना है। और थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से ऐड करना है, कंसिस्टेंसी अपने आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हमारे घर में ये सब्जी जो है थोड़ी पतली पतली खाई जाती है और चावल के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे। बाकी आप कैसे भी बना सकते हो, थिक भी रख सकते हो ग्रेवी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको काट के एक पीस दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये। कुछ भी इनो विनो कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने इसमें, बस नमक डाला है। और बस वो जब ग्रेवी रेडी करेंगे, जब वो ग्रेवी पक जाए, मतलब अच्छे से आपको लगे कि अब मेरी ग्रेवी पक गई है और 2 मिनट और इसमें कसर रहेगी, उस वक्त आप ये जो पकौड़ियाँ हैं वो ऐड करेंगे। क्योंकि इतनी सॉफ्ट बनती हैं, फ्राई होने के बाद इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि अगर इसको आप ज़्यादा देर ग्रेवी में पका दोगे ना तो ये मतलब शेप खोने लगती हैं अपना। तो आपकी जब वो पक जाए अच्छे से ग्रेवी, उसके बाद आप बंद करने से 1 मिनट पहले इसको डालेंगे, 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम बंद कर देंगे। तो उससे पहले हमें इन पकौड़ियों को तलना है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया, इनको हम सिंपली तल लेंगे। बहुत जल्दी तल जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसी हैं, मतलब सॉफ्ट उस तरीके की है, एयरी हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है, तो बहुत जल्दी तल जाती हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता तलने में। और ये रेसिपी आपको पता है सबसे ज़्यादा काम कब आती है, जब आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो और आपकी समझ में कुछ ना आ रहा हो और आप नहीं चाहते कुछ छोले राजमा या पनीर जैसी हैवी चीज़ बनाना, तब ये सब्ज़ी बिल्कुल रिच आपका जो है आपकी टेबल जब आप लगाओगे ना और ये वाली सब्ज़ी रखोगे ग्रेवी के साथ, तो वो मतलब बहुत बढ़िया वाला इंप्रेशन पड़ता है गेस्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपने रूटीन से हट के सब्ज़ी रखी है और सब्ज़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, अच्छी रिच सब्ज़ी है। पनीर कोई नहीं, जैसे कई लोग होते हैं ना पनीर नहीं खाना चाहते, अब ऐसा जब कोई मेहमान घर में आ जाए तो सब्ज़ी क्या बनाओ समझ में नहीं आता है। फाइनली मतलब अल्टीमेटली हमारे पास अगर कोई, जैसे जिनके घर में नॉनवेज बनता है उनकी बात नहीं है, बट जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास पनीर के अलावा दूसरा ऑप्शन होता नहीं है। और मेहमानों को भी इम्प्रेस करना है, आप नॉर्मली लौकी तुरई टिंडा तो नहीं खिलाएंगे ना किसको, जब कोई आएगा उस टाइम पे ये सब्ज़ी बहुत काम आती है। और बस एक दो बार आप घर में बना के प्रैक्टिस करके रख लो, मस्त इसको बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। और ज़ीरा राइस के साथ इसको सर्व करो तो मतलब आपका मेहमान बिना इम्प्रेस हुए नहीं जाएगा। अच्छे, मेरे पास तो हरा धनिया था नहीं आज, और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना तो मैं पूरी की पूरी जो इसका फाइनल रिजल्ट था वो शेयर मतलब शूट ही करना भूल गई। खा पी के बाद लास्ट में जब मैं अपना और हस्बैंड का जब लगाने आई थी ना, उस वक्त कढ़ाई में इतनी सी सब्जी बची थी, तब मैंने शेयर की है। आप इसकी जो ग्रेवी है उसे गाढ़ा भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसमें आप इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए बेसन वगैरह जो भी आप ऐड करते हैं अपनी ग्रेवी को थिक करने के लिए वो ऐड कर सकते हैं। लास्ट में दिन का अंत ड्राई फ्रूट्स सोक करने के साथ, और ये व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। तो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।